अभी तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया हूँ। मैंने कहा, मैं एडवेंचर की शौकीन हूँ और अच्छा इसीलिए निकाल लाई हो। मैंने कथा कलाम करते हुए कहा। हाँ कहते हुए इसने ब्रेक लगा दिया और बोली, चलो उतरो। कार से उतर कर मैं गली गली होता हुआ बोनोग्राम पहुंचा। घर के सामने पहुंचते ही दिमाग में शॉक लगा। घर का दरवाज़ा पार्टों पार्ट खुला था। ऐसी बेहतियाती की फरीदा से उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और तेज़ तेज़ कदमों से घर में दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। घर की हालत बता रही थी कि फरीदा का कमरा अखाड़ा बना था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। जोर आजमाई के निशानात जगह जगह नजर आ रहे थे। चूड़ियों के टुकड़े जा बजा बिखरे हुए थे। कई जगह खून के कतरे भी नजर आए। मैंने छू कर देखा, निशान ताज़ा थे जो बजुबान खामोशी बता रहे थे कि वारदात को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। लेकिन ऐसी जसारत किसने की? मैं इसी पर गौर कर रहा था कि मेरी नज़र टेलीविज़न के एंटीना पर पड़ी। एंटीना में एक कागज़ फंसा हुआ था। मैंने इसे उतार कर खोला। वो कुनाई सनियाल का ख़त था। इसने लिखा था, खान तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं ऑक्टोपस हूँ, 8 हाथ पैर वाला, और भगवान शिव की तरह मेरे भी कई आंखें हैं। इधर तुम मेरी कैद से फरार हुए, इधर मैंने तुम्हारे घर में दबेश दे दी। इस कार्रवाई का मकसद बताने से पहले अपना लाया अमल बताता चलूँ। मैंने सैरुखी जंग छेड़ी है जिसको नाम दिया है 3 टर्म फ्रीडम वॉर। पहला टर्म है ज़ुबान। अपनी शोनार बांग्ला को गासिबों से निजात दिलाने के लिए ज़ुबान के मसले पर 7.5 करोड़ अवाम को 2 हिस्सों में बांटूंगा। 21 फरवरी 1950 को यूनिवर्सिटी में बरकत वगैरह पर जो गोलियां तुम्हारी पुलिस ने चलाई थी, इन्हीं गोलियों को तुम सब पर लौटाने के लिए इस दिन को कौमी दिन बनाऊंगा। लोग इस दिन बंगला ज़ुबान से अहद किया करेंगे कि इसे कौमी ज़ुबान बनवाने के लिए गर्दन भी पेश करेंगे। जब ज़ुबान से मोहब्बत बढ़ेगी तो हज़ारों मील दूर की ज़ुबान अरबी और गासिबाना तौर पर दोहराने वाले गैर बंगालियों से नफरत बढ़ जाएगी और बिहारी बंगाली उलझ पड़ेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, खानों में बढ़ जाएंगे। तब मैं मसलकी मसला उठाऊंगा ताकि बंगाली और गैर बंगाली मजीद टुकड़ों में बढ़ जाएं। बंगाली शिया बंगाली सुन्नी का और बिहारी सुन्नी बिहारी शिया का गला काटेंगे। जब टकराव शबाब पर आ जाएगा तब मैं तीसरा पिटारा खोलूंगा ताकि वहाँ भी अहले सुन्नत से दस्तों गिरबां हो जाएं। और जब कुछ मुसलमान टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो तब मैं शान से इस सरजमीन को दूसरा हस्पानिया बनाकर अपना खोया हुआ इलाका छीन लूंगा और राम राजिया बनाकर हुकूमत करूंगा। अगर तब तक मैं मर भी गया तो मेरा नायब राज करेगा। जानते हो मैंने अपना मंसूबा तुम्हें क्यों बताया है? ताकि तुम अपना सर पीट सको, अपने आप पर लानत भेज सको, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तुम्हारी बीवी की बरहना लाश गुलिस्तान में नुमाइश के लिए रख दी जाएगी ताकि गुजरने वाले बसों पर सवार होने से पहले इबरत हासिल करते जाएं। रहा सवाल तुम्हारे बच्चे का, तो इसे मैं सिपाही बनाऊंगा, जद्दोजहद आज़ादी का सिपाही। मेरा मिशन लॉन्ग टर्म है, तब तक वो जवान हो जाएगा। तुम कहोगे मैं बेवकूफ़ हूँ जो इतना लंबा प्रोग्राम बना रहा हूँ। नहीं मेरे यार, ऐसा नहीं है। जल्दबाजी का इनकलाब देर पा नहीं होता। अस्करी माहिरीन का कहना है कि सबसे कामयाब जंग ज़रिया अबलाग की है, यानी जहनों को बदल देने वाली जंग। जब तक तुम कुछ मुसलमान के जहन में वहदत इस्लाम का खन्नास रहेगा, तुम सब एक रहोगे। इसीलिए मैंने जहनी तौर पर तुम सबको गारिद करने का मंसूबा बनाया है। मेरा मंसूबा तुम्हें भी पसंद आया होगा, फ़कत तुम्हारा दुश्मन जिसकी कैद से तुम निकल भागे हो, इस ख़त ने मेरे होश व हवास गुम कर दिए। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि अबू अल बशर को गाँव जाने की इजाज़त क्यों दे दी थी। अगर वो रहता तो शायद फरीदा अगवा न होती। वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई। इसे इनके चुंगल से छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे तलाश करूं तो कहाँ? सुनियाल का तो मैं घर भी नहीं पहचानता। इससे मेरी मुलाकात जगन्नाथ कॉलेज में हुई थी। जिसने मुलाकात कराई थी वो भी ढाका में नहीं था, राजशाही का रहने वाला था। पढ़ाई पूरी करके लौट गया था। यकायक मेरे जहन में आरती गोश उभरी। दुबली पतली सरोकद लड़की, टूटी फूटी उर्दू बोलने वाली लेकिन रक्स की माहिर। दुकानदारों की अंजुमन योम आज़ादी के फंक्शन में इसे ही बुलाया जाता था। अंजुमन का मैं खाजन था, इसलिए इसे मुआवजा भी दिया करता था। मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ भी थी। इसका घर भी मैंने देखा था, वही मेरी रहनुमाई कर सकती थी। इसी उम्मीद पर मैं हिंदुओं के मोहल्ले सिखारी बाजार की जानिब चल पड़ा। इत्तेफाक से वो घर पर ही थी। इसे मैंने पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ इतना पूछा, प्रोफेसर कनाल सनियाल को जानती हो? क्यों? इसने गुनहरी पलकों की ओर से मुझे देखते हुए पूछा। तुम हिंदू हो ना, इसलिए? ओ, इनसे क्या काम पड़ गया? निजी काम है। इन्हें पहचानती तो हूँ लेकिन इनका घर नहीं जानती। इसके जवाब ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं उठना चाहता था कि वो बोली, ठहरिए, मेरा भाई जानता होगा मैं इसे बुलाती हूँ। वो अपने भाई को बुलाने चली गई। कुछ देर बाद जब लौटी तो इसके साथ एक नौजवान था। सुशील है मेरा तायाजाद, ये इनका घर जानता है, लेकिन बता रहा है कि कनाई सारे चेटा गांग गए हुए हैं।
आरती ने कहा। वो कब गया है? मैंने पूछा। आज ही कुछ ही देर पहले मैंने इसे प्लेन में सवार कराया है, सुशील ने कहा। इसके साथ और कौन कौन था? नूरुल इस्लाम और एक बीमार औरत जिस पर गशी तारी थी, एक छोटा सा बच्चा भी था। तुम जानते हो वो सब कहाँ ठहरेंगे? हाँ, रंगा माटी में इनके दोस्त का मकान है, वहीं ठहरेंगे। क्या तुम मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो? मैं मुआवजे पर हर काम करता हूँ, अगर आप मेरी मेहनत दे सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। 1000 रुपया दूंगा, बोलो जाओगे? ज़रूर, मैं अभी अपने कपड़े लेकर आता हूँ। इसके लौटते ही मैं खड़ा हो गया। इतनी जल्दी हवाई जहाज़ में सीट मिलनी मुश्किल थी, इसीलिए ट्रेन से जाने की ठानी। इसे बता दिया कि वो बीमार औरत मेरी बीवी की बहन है और इसे अगवा करके ले जाया गया है। हम दोनों बातें करते हुए फूलपड़िया स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। फौरन 2nd क्लास का टिकट लिया और एक डब्बे में बैठ गए। दूसरे दिन सुबह चट्टागांग पहुंचे। वहां से इसने किराए की जीप हासिल की और हम लोग रांगा माटी चल पड़े। शाम के साए गहरे होने से पहले हम दोनों रांगा माटी पहुंच गए। लकड़ी और टीन की चादरों से बने घर के सामने इसने जीप रोकी और अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, यहीं से कैद किया गया होगा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं इसे आज़ाद करा लूंगा। अंदर और लोग भी होंगे? मैंने तशवीश जाहिर की। फिक्र न करें, आपने 1000 रुपया दिया है, इसे हलाल करूंगा। जो भी सामने आएगा इसे भून कर रख दूंगा। ये पिस्तौल देख रहे हैं ना, ये आखिर किस दिन काम आएगा? ये कहते हुए इसने पिस्तौल की झलक दिखाई। इसके अंदाज़े तखातुब ने मेरी ढारस बढ़ा दी और मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के दोनों जानिब 2-2 आदमी खड़े थे, चारों के हाथ में पिस्तौल था। तुम्हारा खेल खत्म, अब हमारा खेल शुरू होगा। ये कहते हुए सुशील ने भी अपना पिस्तौल मुझ पर तान दिया। गद्दार, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए मैंने इस पर छलांग लगा दी। मैं जानता था कि इससे लिपट जाऊंगा तो गोली चलाते हुए सबके हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि इस तरह सुशील भी इज्जत पर आ जाता। मैं इसे रुकेता हुआ दीवार तक ले गया। इस आपाधापी में इसका पिस्तौल हाथ से छूट कर दूर जा गिरा, जिसे इसके एक साथी ने उठा लिया था। सुशील के मुतल्लिक मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। इसने किसी अच्छे उस्ताद की शागिर्दी कबूल करके लड़ने भिड़ने के सारे गुर सीखे हुए थे। सारे दाव पेच इसे अजबर थे। इसने उल्टी कलाबाजी खाई कि वो मेरी गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही मेरे हाथ से निकल गया। ये सब कुछ बस एक पल में हो गया। दूसरे पल वो फिर मेरे सामने दोनों बाजू फैलाए खड़ा था। मैं इसकी फुर्ती और महारत से हैरान रह गया, मगर इसने मुझे हैरत के इजहार का मौका नहीं दिया। चंद सेकंड इसने मुझे निगाहों में तोला और फिर अचानक उछलकर मेरे सीने पर छलांग लगाकर किक लगाई। मैंने इस किक से बचने के लिए बहुत तेजी दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद इसके दोनों जकड़े हुए पैर मेरे शाने पर पड़े और मैं उछलकर पहलू के बल नीचे जा गिरा। मुझे इससे इस महारत और चाबुक दोस्ती की बिल्कुल तवक्का नहीं थी, इसलिए वो मुझे जमीन बोझ करने में कामयाब हो गया था। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि इसके साथियों में से किसी ने मुझ पर फंदा फेंका। मजबूत रस्सी का फंदा मेरे गले से होता हुआ छाने से नीचे उतर रहा था कि झटका पड़ा, फंदा कस गया। मैं इस अफ्तादा से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि दूसरा और तीसरा फंदा भी आ पड़ा। जिस फंकारी से भैंसे को काबू में किया जाता है, इसी तरह मुझे भी काबू में कर लिया गया। बांध दो साले को। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। मैंने आवाज़ की सीमत नजरें घुमा दी। दरवाजे के बीचों बीच कमर पर हाथ रखे कनाई सन्याल खड़ा था। मुझसे टकरा कर तुमने अपनी मौत को आवाज़ दी है खान, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। जख्मी की औलाद मर्द है तो मुझसे मुकाबला कर। औरत को घर से उठाना बहादुरी नहीं है, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। अगर फरीदा को कुछ हो गया तो मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। होगा मेरे यार, बहुत कुछ हो चुका है। फिर इसने मुड़कर अपने एक साथी से कहा, नूरा इसे ले आ। नूरा अंदर के कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो इसके हाथों पर नीम जान फरीदा थी और इसका सर ढलका हुआ था। बालों में मिट्टी भरी थी, कपड़े जा बजा फटे हुए थे जिस पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इसे कोड़ों से पीटा गया है। इसकी हालत देखकर मैं अपना आप खो बैठा और झटका मारकर इसके पास पहुंचने की कोशिश कर डाली। बहुत जान बाकी है, इसे इतना पीटो कि मौत से भी डर जाए। कनाई सन्याल ने धाड़ कर हुक्म दिया और वो सब मुझ पर पल पड़े। लातों की बारिश होने लगी। हाथों से नहीं डंडे से पीट। सन्याल का हुक्म सुनते ही किसी ने डंडा उठाकर मुझे रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। याद नहीं है कि मैं कब तक पीटता रहा। बेहोशी ने एहसास की कुव्वत को मदहोश कर दिया था। आंखों के सामने स्याह चादर तन गई थी। पता नहीं कब तक मैं बेहोश रहा। होश आया तो मैंने अपने आप को पत्तों के ढेर पर पाया। बड़े बड़े पत्ते बड़े करीने से एक के ऊपर एक रखकर बिस्तर की शक्ल में बिछाए गए थे। मैंने नजरें घुमाकर जायजा लिया। बांस की खिचियों और सियाल के पत्तों से बनी हुई वो एक छोटी सी कुटिया थी। मैं हैरत भरी नजरों से जायजा ले रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला था एक नौउमर सी दोशीज़ा ने। इसका रंग सर्दी माइल था और चेहरा
चेहरा चौड़ा लेकिन नाक चिपटी थी, अजीब सा लग रहा था। लेकिन इसके चेहरे को देखकर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई थी, इससे ज़्यादा हैरत इसके लिबास को देखकर हो रही थी। डाक के चौड़े चौड़े पत्तों को बड़ी खुशअस्लूबी से एक दूसरे में गांठ कर फराक की शक्ल दे दी गई थी। शाने से टखनों तक की सतर पोशी बड़ी उम्दा ढंग से कर रखी थी। वो खौफजदा अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई और फिर वो कुछ बोली, मगर मैं समझ ना पाया। अल्फाज बंगला से मिलते हुए ज़रूर थे, लेकिन इतने मसख थे कि मेरी समझ में रत्ती भर ना आया। इसने फिर वही अल्फाज दोहराए। मजबूर होकर मैंने कहा, तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। बंगला या उर्दू जानती है? बंगला, इसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, फिर इसने लायानी ज़ुबान में कुछ कहा और लौट गई। कुछ देर बाद जब लौटी तो इसके साथ 3-4 शख्स थे। इनमें से एक काफ़ी कदावर नज़र आ रहा था। इसके चेहरे से रोबो जलाल आया था। इसके हाथ में शेर की पूरी टांग थी, सूखी हुई टांग जिसे वो गुर्स की तरह कांधे पर रखे हुए था। इसका ऊपरी धड़ नंगा था, लेकिन कमर से टखनों तक इसने चीते की खाल पहन रखी थी। इसने नज़दीक आकर टूटी फूटी बंगला में कहा, तुम हमारे इलाके में क्यों आए हो? मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं तो बेहोश था। जब आँख खुली तो इस कुटिया में था। तुम्हें मेरे शिकारी उठाकर लाए हैं। तुम जंगल में बेहोश पड़े थे और तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए थे। तब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यकीन करें, मैं अपने पैरों से नहीं आया हूँ। इसी वजह से तुम जिंदा हो, वरना हम अब तक तुम्हें मार देते। हम अपने इलाके में किसी बुरे आदमी को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। इधर जंगल के पार से आने वाले सब बुरे होते हैं, हाथी चुराने आते हैं। हाथी चुराने? मैंने हैरत से कहा। हाँ, हाथी चुराने। वो लोग धमाके से हाथी मार देते हैं और इसके दांत और हड्डियाँ ले जाते हैं। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि इधर हाथी पाया जाता है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है। ये अरकाट का जंगल है। अरकाट? ओ मेरे खुदा, ये तो क्या चटागांग हिल ट्रैक का आखिरी हिस्सा है। हाँ, इधर 2 पहाड़ के बाद अरकान राज है, यानी सूबा अरकान, बर्मा का पहला सूबा। हाँ, और इधर 8 पहाड़ के बाद चीटा गांव है। इसने मुखालिफ सिमत इशारा करते हुए। उफ, मुझे इतना अंदर जंगल में ला फेंका। किसने ला फेंका? कुछ बुरे आदमी हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। बुरे आदमी तुम्हारे दुश्मन हैं, तब तो तुम हमारे दोस्त हो। हम तुम्हारे जख्मों का इलाज करेंगे। ये कहते हुए इसने अपने साथ आए आदमी से इसे लायानी जुबान में कुछ कहा। इसने सर झुकाया और मुड़कर बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो इसके साथ एक बूढ़ा भी था। इस बूढ़े की बुएं तक सफ़ेद हो गई थी, कमर खमीदा हो रही थी। इसने नज़दीक आकर सरदार को कोलनिश की। सरदार ने भी इसी के अंदाज में कोलनिश किया। मैं समझ गया कि बूढ़ा भी लायक ताज़ीम है, इसलिए मैंने इसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर बैठे बैठे कोलनिश के अंदाज में सर को झुका दिया। मेरी इस अदाकारी ने सरदार और बूढ़े पर खातिर खा असर डाला। इनके चेहरे खिल उठे थे। बूढ़े ने टूटी फूटी बंगला में कहा, सुखा, तुम्हें किसने मारा है? कुछ बुरे लोग हैं, वही जो हाथी चुराते हैं। बुरे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन इनके पास तो धमाका करने वाली लाठी होती है। वो तो दूर से मारते हैं। उन्होंने धमाका करने वाली लाठी से नहीं मारा, मुझे आम सी लाठी से मारा है। फिक्र न करो, अभी ठीक हो जाओगे। ये कहते हुए इसने मेरे कपड़े हटाकर नील देखे, इन्हें दबा कर सहला कर मुआयना किया और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो इसके हाथ में बांस का लंबा सा खोखला तना था। इस टुकड़े को मेरे हाथों में थमाते हुए इसने कहा, पी जाओ। मैंने हिचकिचाते हुए टुकड़े के दहाने को अपने मुंह से लगा दिया। गिलास जैसे बांस के टुकड़े के अंदर एक अजीब सा मशरूब भरा हुआ था, जिसका मज़ा इतना तलख था कि मुझे उबकाई आने लगी। मतली को रोकने के लिए मैंने अपने ज़हन में उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। जहन का रुख मुड़ते ही मतली बंद हो गई। इतनी देर में इस बूढ़े तबीब ने एक अजीब से पौधे को पीस कर लुगदी सी बनाई, जिसे इसने मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। मैं बता नहीं सकता कि इस लेप में कैसा जादू था। मेरी रग रग में खुमार भरने लगा। इतनी सरत से इस बूटी ने काम किया था कि कुछ ही देर में मेरे जिस्म का दर्द काफूर हो गया। अब आराम करो, हम सूरज देवता के झुकने पर आएंगे। कहते हुए वो बाहर निकल गया। इस दवा में ऐसा जादू था कि मैं अपने जिस्म में एक अजीब सी तवानाई महसूस करने लगा था। दूसरे दिन फिर इसने इसी किस्म का लेप किया और तीसरे दिन जब मैंने झरने पर जाकर गुस्ल किया तो हैरत से आंखें फटी रह गईं। सारे जख्म मुंदमिल हो गए थे। नहाकर लौटा तो इस तबीब को अपने इंतजार में बैठे देखा। इसके हाथ में वही बांस का टुकड़ा था, जिसे बढ़ाते हुए इसने कहा, मैं तालू सोमरस पी लो, जो सिर्फ सरदारों के लिए मखसूस है। किसी दूसरे शख्स को पिलाना पाप है, फिर भी तुम्हें पिला रहा हूँ। ये देवताओं का पसंदीदा मशरूब है। बड़ी बड़ी पोथियों में, मुकद्दस किताबों में जिस सोमरस का जिक्र है वो यही है। इसे पीते ही जिस्म में शेर जैसी ताकत आ जाती है। किसी किस्म की चोट का मुतलक असर नहीं होता, जिस्म फौलाद का बन जाता है। घोंसों की चोट से पत्थर रेजा रेजा हो जाता है और ये सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। अच्छा, मैंने तज्जुब खेज लहजे में कहा। हाँ, तुम एक पहर बाद आजमा लेना, मेरी बात की तायद हो जाएगी। लेकिन याद रखो,
फलसा बलम कुल्हाड़ी से बचकर रहे। नोकीला फल गोश्त में धन सकता है। इस दवा में हल्का नशा था। मुझे सुरूर सा महसूस रहा था। बूढ़े के जाते ही मैं लेट गया। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी कि मेरे ज़हन में खदशे ने सर उभारा। कहीं इस बदमाश ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया। यह अचंभे की बात नहीं थी। अरकाड वाले यूं भी गैर की आमद पसंद नहीं करते। मेरे ज़हन में तारे अनकबूत फैलता जा रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बालों में उंगलियां सिरसिरा रही हैं। नाजुक नाजुक सी उंगलियां मेरे रगों पे में सरसराहट भर रही थी। मैंने ज़हन पर छाई धुंध को झटकते हुए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पपोटे इतने भारी हो चुके थे कि लाख कोशिश के बाद भी खुल नहीं रहे थे। एक अजीब सा बोझ आ पड़ा था। मेरे अंदर कश्मकश का बाजार गर्म था। मैं हवास को मुज्तमा कर रहा था और नाकामी सीना सुपुर थी। हाथ पैर पत्थर जैसे हो गए थे। लाख कोशिश के बाद भी इन्हें हिला नहीं पा रहा था। कानों के करीब मच्छरों की बिनबिराहट जैसी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन आवाज़ का मखरज देखने में नाकाम था। मैं अपने आप से लड़ रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बुलंदी से उछाल दिया हो। ज़मीन से टकराते मेरे हवास मुज्तमा हो गए। कुव्वते बसारत और कुव्वते समा काम करने लगी। मेरी पांचवी इंद्री काम करने लगी थी। तब मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर पड़ा हूँ और मेरे गिर्द दायरे की शक्ल में कई लोग खड़े हैं। इन सब के हाथ में चमकते हुए नेज़े थे। वो सब चीख चीख कर कुछ कह रहे थे, लेकिन इनकी ज़ुबान मेरी समझ से बालातर थी। हाँ, इनके चेहरे पर फैला गैज़ व गज़ब अपनी खामोश ज़ुबान से बता रहा था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। वो सब दुश्मनी पर आमादा थे। इनका रवैया देखकर फुर्ती से मैं उठ खड़ा हुआ। चारों जानिब नज़रें घुमाते ही मैंने देखा कि सरदार की बेटी लाशा, जिसे पहले दिन देखकर हैरत ज़दा रह गया था, वो एक कोने में सर झुकाए खड़ी थी। इसके बराबर में एक नौजवान खड़ा था। इसकी आंखों से कीना झलक रहा था। मेरे गिर्द दायरा बनाए खड़े नौजवानों की आंखों में भी कीना था। मुझे उठकर खड़ा देखकर इनमें से एक ने नेज़े के डंडे से मेरी पसलियों पर ठोका दिया और कुछ बोला। इसके इस अंदाज ने मेरे अंदर सोए हुए दरिंदे को जगा दिया और मैंने झपट कर इसके हाथ से नेज़ा छीन लिया और इन दोनों हाथों से पकड़ कर तोड़ दिया। नाजरीन यकीन नहीं करेंगे कि कच्चे बांस का डंडा और मयान से यूं टूट जाए जैसे मामूली सा तिनका हो। मुझे खुद अपनी कुव्वत पर हैरत हो रही थी कि दूसरे नौजवान ने पीछे से लात चला दी। मैं फुर्ती से पीछे घुमा और उल्टे हाथ का तमाचा रसीद किया। आप यकीन करेंगे, तमाचा पड़ते ही इसका जबड़ा टेढ़ा हो गया। इसे जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। इसकी हालत देखकर सारे नौजवान मुझसे लिपट पड़े। इन कवि हैकल नौजवानों को मैं उठा उठा कर यूं फेंकने लगा जैसे वो छोटे छोटे शरीर बच्चे हों। मैं इनसे निमट रहा था कि दरवाजे से रोबदार आवाज़ उभरी, रुक जाओ। वो सब इस तरह साकित हो गए जैसे सब पत्थर के बन गए हों। मैंने नजरें घुमाकर देखा, दरवाजे पर सरदार खड़ा था। इसने अंदर आकर अपनी लायनी जुबान में कुछ पूछा। लाशा ने टल टल करके बताना शुरू कर दिया। इसकी बात खत्म होते ही सरदार ने मुझसे कहा, मेहता, क्या तुम लाशा को पसंद करते हो? इसके सवाल पर मैं चौंक गया। मैं समझा नहीं। मेरी जुबान से 3 अल्फाज खुद ब खुद फिसल गए। ये लातोशा है। इसने इस नौजवान की तरफ इशारा किया जो लाशा के बराबर में खड़ा मुझे कीना तोज नज़रों से घूर रहा था। लातोशा मेरे बाद सरदार बनेगा, क्योंकि हमारे कबीले की रस्म है कि सरदार की बेटी का शोहर सरदार होता है। सरदार ने कहा, यानी ये लाशा का शोहर है? मैंने पूछा। शोहर नहीं, इस बार मौसम बहार में दोनों की शादी होगी। मेरे दोनों बेटे इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेटे के होते हुए सरदारी दामाद को मिले? मैंने पूछा। बाप के बाद बेटा सरदार नहीं बन सकता, क्योंकि सरदारी मीरास नहीं है। सरदारी तो बहादुरी का ताज है। सरदार की बेटी से कबीले का सबसे बहादुर नौजवान शादी करता है और ये नौजवान बहादुर है। शेर के मुंह में हाथ डालकर जबड़ा तोड़ देता है ये, तब तो ये वाकई सरदार बनने के लायक है। लेकिन लाशा ने अभी कुछ देर पहले इसे धुतकार दिया है। वो तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन तुम्हें लाशा को हासिल करने के लिए लातोशा से मुकाबला करना पड़ेगा। आखिर क्यों? ये ज़रूरी है। अगर इसे शिकस्त दे दो तो लाशा और सरदारी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब तुम्हारी पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है। लाशा ने ऐलान कर दिया है अपनी पसंद का, और अगर तुमने मुकाबले से इनकार किया तो हमारी रस्म के मुताबिक तुम्हें जंगल में किसी पेड़ से बांध कर उल्टा लटका दिया जाएगा ताकि दरिंदे अपना पेट भर सकें। और अगर मुझे शिकस्त हुई तब तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जो लातोशा कहेगा, और लाशा को सांप से 3 बार डसवाया जाएगा ताकि कोई लड़की किसी कमज़ोर नौजवान को पसंद करने की भूल न करे। तुम्हारी रस्में ज़ालिमाना हैं, हमारी रस्में हमें जान से प्यारी हैं। अगर तुमने इसके खिलाफ एक भी लफ्ज़ कहा तो बहुत बुरा होगा। आज सूरज देवता का चेहरा लाल होते ही मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। ये कहते हुए वो मुड़ गया। इसके साथ सारे लोग निकल गए। झुग्गी में बाकी रह गई लाशा, वो भोली भाली मासूम सी जंगली लड़की जिसने कभी तहजीब याफ्ता शहर की शक्ल नहीं देखी थी, कपड़ों की ज़रूरत को नहीं समझा। पत्तों से सतरपोशी करने वाली इस हसीना ने मेरी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया था। ऐसे नौजवान से मुकाबला करवा दिया था जिसकी शहरोज़ी में सरदार भी रुतबुल लिसान था, जो शेर के मुँह में हाथ डालकर इसका जबड़ा फाड़ देता था। ऐसे सफ़ील सिफ्त मुँह ज़ोर से मुकाबला करना था। मुझे अपनी मौत साफ नज़र आने लगी। मैं फ़िक्र में डूब गया
تھا کہ اس حسینہ نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کچھ کہا۔ زبان آڑی تھی لیکن چہرے سے میں نے ماضی و ضمیر سمجھ لیا۔ وہ مجھے ڈھارس بندھا رہی تھی۔ اس کی باتیں کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھے اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس معصوم سی لڑکی کو سانپ کے زہر سے بچاؤں گا۔ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا۔ لاشا اپنی لایانی زبان میں بے تکان بولے جا رہی تھی جس کا ہر لفظ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ ٹین کے ڈبے میں کنکریاں بھر کر ہلا رہی ہے اور میں ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ تک رہا تھا، بلکہ اس کے ناک نقشے پر غور کرنے لگا۔ اس کی چپٹی ناک اور چوڑے چہرے کے مانچے میں ڈھلے ہوئے بدن سے موازنہ کر رہا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آخر کار وہ وقت آ گیا۔ لاتوشا میدان میں آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں 2 خنجر تھے۔ ایک اس نے میری جانب بڑھایا، میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ نیزہ برداروں نے گھیرا مکمل کیا اور کورنش کے انداز میں جھک گئے، پھر پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یکایک شور و غل کی آواز تھم گئی، صرف نکاری کی آواز گونج رہی تھی۔ لاتوشا نے کچھ کہا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے میں بھی کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ نظریں اس کے خنجر والے ہاتھ پر تھی، وہ اسے گردش دے رہا تھا، لیکن میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے حملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے اچانک میری جانب جست لگائی۔ میں ہوشیار تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر میں فوراً اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا اور اسے جھکائی دے کر اس کے خنجر والے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبوچنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی داؤ پیش نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ تو اپنے فن میں یکتا نکلا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی اس نے فضا میں اچھل کر الٹی کلابازی کھائی اور اس انداز سے ہاتھ جھٹکا کہ وہ میری گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ بس ایک پل میں ہو گیا تھا۔ دوسرے پل وہ میرے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ میں اس کی پھرتی اور مہارت پر حیران رہ گیا، مگر اس نے مجھے نگاہوں میں تولا اور پھر اچانک اچھل کر میرے سینے پر دولتی ماری۔ میں نے اس وار سے بچنے کے لیے بہت تیزی دکھائی تھی۔ اگر ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو میرے سینے کا پنجر ٹوٹ جاتا۔ وہ اڑتا ہوا میدان کے وسط میں دھپ سے گرا تھا۔ اسے گرتا دیکھ کر میں نے جست لگا دی، لیکن وہ بھی بلا کا پھرتیلا تھا۔ اس نے فوراً الوٹ لگا دی۔ جس جگہ کچھ پل پہلے وہ گرا تھا میں بھی وہیں پر جا کر گرا۔ گرتے ہی میں نے لوٹ لگا دی۔ یہ میرے حق میں اچھا ثابت ہوا، ورنہ اس نے بجلی کی سرحد سے یہ خنجر چلا دیا تھا جو دستے تک زمین میں دھنس گیا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ پر وزن دے کر میں چکری کی طرح گھوم گیا۔ گردش کرتی ہوئی لات پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی اور وہ کئی ہاتھ دور جا گرا تھا۔ میں نے پھرتی سے لوٹ لگائی اور اس کے خنجر پر قبضہ کر لیا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں خنجر آ چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں خنجر دیکھتے ہی اس نے ہوا میں کلابازی لگائی اور میرے پیچھے پہنچ گیا۔ پیچھے پہنچتے ہی اس نے میرے گلے کو پکڑ لیا۔ میں نے پھرتی سے اس کی دونوں کلائیوں پر خنجر پھیر دیا۔ لمبا کٹ لگا کر میں نے دونوں خنجر تماش بینوں کی جانب اچھال دیے اور اس کی کلائی کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو ہاتھوں کا پھندا کھل گیا اور میں نے فوراً لوٹ لگا دی۔ دور ہٹتے ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے جست لگائی اور مجھ پر آ پڑا اور 2-3 گھونسے میرے منہ پر جڑ دیے۔ کم بخت میں بڑی جان تھی۔ اس کی پوری کلائی ادڑی ہوئی تھی، بڑی مقدار میں خون بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے گھونسے مجھے اپنے چہرے پر ہتھوڑے کی طرح پڑتے محسوس ہوئے۔ اس کی اس حرکت پر میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور مشتعل ہو کر میں نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں مار دیا۔ گھٹنے کی ضرب بہت شدید تھی، وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح ٹکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ لیا۔ میں نے موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی کن پٹی پر تڑاتڑ کئی گھونسے مار دیے۔ کن پٹی پر پڑنے والی ضرب کام کر گئی اور وہ لہرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی مجمع بے قابو ہو گیا۔ نعرے لگاتے ہوئے لوگوں نے میری جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے کئی جوانوں نے کاندھے پر اٹھا لیا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میری نظر لاتوشا پر پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر وہ سر کو بار بار جھٹکے دے رہا تھا۔ واقعی اس میں بڑی جان تھی، ورنہ کن پٹی پر پڑنے والی ضرب کے بعد تو معمولی انسان کئی گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرا اشارہ سمجھتے ہی وہ بیٹھ گئے اور میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی میں نے لاتوشا کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ اس کے قریب جاتے ہی میں نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے بھینس لیا۔ میرے اس اقدام پر صرف لاتوشا ہی نہیں، پورا مجمع متحیر ہو گیا۔ اسے سینے سے بھینستے ہوئے میں نے کہا، میرے دوست، تجھے شکست دینا مجھے مقصود نہیں تھا، میں تو لاشا کو سانپوں سے بچانا چاہتا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔